वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट किया था और उसमें हमने आखिरी में कुछ ग्राफ्स डिस्कस किए थे और ग्राफ पर से कुछ प्रेडिक्शंस किए थे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने प्रेडिक्शन किया था एक्सपोनेंशियल बिहेवियर का फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। इस ग्राफ पर से फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने बताया था कि इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड बट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज डिफरेंट। वैसा ही स्टेटमेंट हमने जीरो ऑर्डर के लिए भी कल के लेक्चर में तैयार किया है और वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पाया जाता है। क्या था वो स्टेटमेंट बच्चों? In equal time interval, equal amount of reactant get reacted, but fraction or percentage of reactant reacted is a different। तो यहाँ पे equal time interval में amount of reactant reacted equal है, लेकिन उनका percentage बोलो या फिर fraction बोलो क्या पाई जाती है? different। उल्टा जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो more and more fraction, more and more percentage of reactant get reacted। पहले 10% रिएक्ट हुआ था, 100 में से 10 मतलब 10%, बाद में 90 में से 10 रिएक्ट हो रहा है मतलब 11-12% होगा वो, बाद में 80 में से 10 रिएक्ट होगा, बराबर है। 80 में से 10 रिएक्ट होगा तो 80 में से 10 यानी ज्यादा परसेंटेज होंगे, बाद में 50 में से 10 मतलब 20% होगा, बाद में 10 मोल में से 10 मोल रिएक्ट होंगे, आखिरी में तो 100% रिएक्शन होगी। मतलब विच टाइम फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है और आखिर के स्टेज में वो कितनी होगी? 100%। तो ये भी हमने देखा है कल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी ग्राफ पर से हमने फिर T75% मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाला। कितना पाया गया वो? 1.5 टाइम्स टी हाफ, क्योंकि पहले टी हाफ में कॉन्सेंट्रेशन आधा हो चुका है। कॉन्सेंट्रेशन आधा हो चुका है तो दूसरा टी हाफ भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि टी हाफ डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर हमने 87.5% कंप्लीशन के लिए टी हाफ निकाला तो कितना पाया गया हो? 1.75 टी हाफ। फिर हमने 93.25% कंप्लीशन के लिए टी हाफ निकाला तो कितना पाया गया हो? 1.875 टी हाफ। और बाद में हमने 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाला था और वो कितना पाया गया? एग्जैक्टली डबल ऑफ टी हाफ। और इसलिए टी 100% कितना पाया जाता है? ट्वाइस टी हाफ पाया जाता है, बराबर है। तो ट्वाइस टी हाफ ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में? अब ऐसे कुछ ग्राफ हमें देखने हैं, सिंपल सिंपल से, कोई पूछेगा नहीं उस ग्राफ के लिए। तो पहला ग्राफ हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम देखा था, AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। इस इक्वेशन AT और T के बीच में ग्राफ चाहिए था तो इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ तैयार किया, y इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा इक्वेशन आता है। स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा रहता है तो क्या आएगा? माइनस क्या आएगा उसका वैल्यू? y इंटरसेप्ट की वैल्यू इस ग्राफ में कितना आएगी? A0। स्ट्रेट लाइन है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये जो ग्राफ है यहां पे ये टच होता हुआ दिखाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होती। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम और इसलिए ये टाइम एक्सिस को टच करेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा ही ग्राफ मिला था, log टू द बेस 10 a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, और ये ग्राफ जो था वो इस तरह का आया था और हमने ये ग्राफ इस टाइम एक्सिस को जोड़ा नहीं था, क्योंकि इस ग्राफ को टाइम एक्सिस को जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन कभी जीरो होने वाला नहीं है। इसलिए लाइन ऐसे हमने ऊपर हवा में छोड़ दी थी, इसको हमने यहाँ टाइम एक्सिस को जोड़ दिया है, क्योंकि ये रिएक्शन फाइनाइट टाइम इंटरवल में क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन कितना होगा? डबल द टी हाफ। तो यहां पे इस ग्राफ पर आपको पूछा जा सकता है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट? तो आपको फटाक से याद आना चाहिए y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? A0। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ? तो आपको फटाक से याद आना चाहिए कितना? माइनस के। या फिर कभी कभार अब आपको थीटा की वैल्यू दी जाएगी, द एंगल मेड बाय ग्राफ विथ x एक्सिस इज थीटा, देन और थीटा की वैल्यू दी जाएगी 30, 60, 90 जो भी है वो स्लोप पूछा जाएगा। तो आप tan थीटा की वैल्यू अगर निकाल सकते हो तो आपको क्या मिलेगा? स्लोप का भी वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा ग्राफ हमने देखा टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने जब टी हाफ का रिलेशन ढूंढ लिया था तो टी हाफ का फॉर्मूला मिला था हमें, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k इंटू A0। टी हाफ हमने y एक्सिस पर प्लॉट किया इसलिए y वेरिएबल, A0 हमने x एक्सिस पर प्लॉट किया इसलिए ये x वेरिएबल।
तो हमें स्लोप मिल गया, स्लोप की वैल्यू क्या आ गई 1/2k, स्लोप यानी tan थीटा आ गया ना 1/2k उसकी वैल्यू आएगी। स्ट्रेट लाइन मिली पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप, तो हमें इसका नेचर पूछा जाएगा व्हेन TF इज प्लॉटेड अगेंस्ट A0 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देन व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, तो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप, और स्लोप की वैल्यू पूछी जाएगी तो 1/2k। अगेन यहाँ पे ये वैल्यू थीटा की दी जाएगी तो tan 30, tan 40, tan 50, आप फिजिक्स में ये वैल्यूज लर्न कर चुके हो तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, तो k की भी वैल्यू मिल जाएगी आपको। तीसरा ग्राफ है टी हाफ वर्सेस टाइम टी। टी हाफ वर्सेस टाइम टी जो है, देखिए टी हाफ की वैल्यू क्या होती जा रही है, टाइम के साथ कम कम होते जा रही है, तो टी हाफ गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम। पहले टी हाफ ज्यादा था, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम कम होते जा रहा है, तो क्या होगा बच्चों, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होते जा रहा है तो फिर टीएफ की वैल्यू भी कम होते जाएगी। इसलिए जब हम टीएफ वर्सेस टाइम टी ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, टीएफ गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, ऐसा हम बोल सकते हैं, बराबर है। ये ग्राफ पूछेंगे, मतलब पूछने जैसा नहीं है। चौथा ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम टी। अब देखो ये जो ग्राफ है ये सिर्फ कौन से रिएक्शन के लिए लगता है, एक्वियस प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, हमने जितने भी ग्राफ यहां पे निकाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस फॉर्मेट में, ये एक्वियस प्रोडक्ट जहां पे प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये जितने भी हमने ग्राफ निकाले हैं वो सारे के सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है, लेकिन वो सिर्फ उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जिसमें रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अगर यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल जाता है तो ग्राफ का नेचर भी थोड़ा बहुत बदल जाएगा, ठीक है। तो टी हाफ वर्सेस टाइम, यहां पे पहले गलत ग्राफ निकाला गया था। टी हाफ वर्सेस टाइम जो है, तो जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होते जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो टी हाफ की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, कम कम होते जाएगी, और इसलिए हमें इस तरह का ग्राफ मिलता जाएगा, बराबर है। अब नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम टी। अगर हमारी इस तरह की रिएक्शन है ए गिव्स बी, तो जितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है उतना ही प्रोडक्ट तैयार होगा, बराबर है। जितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है उतना ही, समझो इसकी वैल्यू A0 है तो इसकी वैल्यू समझो कितनी है, देखो यहां पे मैं लिखता हूं, समझो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन A गिव्स B इस प्रकार की है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है, A0, तो B का कितना होगा, 0। अब समझो T इक्वल टू 0 पर यह है कंडीशन, T इक्वल टू T पर यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A0 माइनस x। अब टाइम 0 से T तक बदल गया है तो कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका होगा। लेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज x इतना रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है तो B कितना होगा, दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो x अमाउंट ऑफ B तैयार होगा। तो जितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है उतना ही प्रोडक्ट तैयार होगा, और इसलिए हमें इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप। तो ये ग्राफ सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे अपने एम्स है, IIT JEE है, उसमें ऐसे फिर कंसेप्चुअल ग्राफ पूछ सकते हैं कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मालूम है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ये ग्राफ भी मालूम होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम टी, ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप, लेकिन ये सारे के सारे ग्राफ कौन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जिसमें रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अब ऐसी भी कई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से अलग होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड ऐसे इक्वेशंस तैयार करेंगे। तो फिलहाल हम पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम टी, ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन जो है, तो हमें मालूम है कि रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कितना भी कम ज्यादा होने दो, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। इसलिए रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस, सॉरी। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ये जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो रेट कांस्टेंट है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू द कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस विद जीरो स्लोप। ऐसा ही ग्राफ मिलेगा जब मैं रेट को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करूंगा। तो
तो रेट वर्सेस टाइम, ये हमारा नेक्स्ट वाला ग्राफ है, इसमें टाइम के साथ रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट रेट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के जैसा ही दिखाई देगा। ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, विथ जीरो स्लोप है। तो इस तरह के ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ ग्राफ थे। तो यहां पे गलती से मैंने टी हाफ वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन निकाला था, वो आपको याद रखना है बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बराबर है, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप होगा। तो ये आपको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, वहां पे गलती से मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकाल दिया था। अब अभी मैंने बताया कि ये जो सारे ग्राफ है बच्चों, ये सिर्फ उसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है जिसमें रिएक्टेंट एक ही है और उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना है, एक ही है। तो जब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज फाउंड टू बी 1 एंड देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन, इन दैट केस सच टाइप ऑफ ग्राफ्स आर ऑब्टेन्ड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से अलग है और वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, उसके लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी क्या होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हायर जो एग्जाम्स है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें पूछे जाते हैं और इसलिए मैं ये टॉपिक ले रहा हूं। समझो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ट्वाइस ए गिव्स अ प्रोडक्ट ऐसी है। अब तक हमने रिएक्शन कैसे इमेजिन की थी, ए गिव्स प्रोडक्ट जिसमें रिएक्टेंट एक ही है और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, एक ही है। ऐसे रिएक्शन को इमेजिन करके हमने सारे ग्राफ निकाले थे, सारे फार्मूले डिराइव किए थे। लेकिन अगर हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस कैटेगरी की है, ट्वाइस ए गिव्स प्रोडक्ट, थ्राइस ए गिव्स प्रोडक्ट, 5 ए गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे वक्त फिर टी हाफ का फार्मूला क्या होगा, ऐसे वक्त फिर एटी का फार्मूला क्या होगा, ऐसा हमें डिराइव करना है, इक्वेशंस डिराइव करना है। तो सपोज twice A gives product, this is the example of zero order reaction. अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो R is equal to K into concentration of A to the power 0, इक्वेशन नंबर 1 ऐसा आएगा बच्चों। तो दिस इज द रेट लॉ फॉर सच अ रिएक्शन। ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर कितनी है, 0, इसलिए रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं। लेकिन R क्या है बच्चों, माइनस dA/dt, सिर्फ इतना लिख के नहीं चलेगा। अब यहां पे रिएक्शन में ट्वाइस ए गिव्स अ प्रोडक्ट ऐसा है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, 1/2 माइनस dA/dt ऐसा आएगा। अब रेट कैसा लिखते हैं हमने ऑलरेडी देखा है, जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल ले लो, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन और dA/dt। तो इस फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। सिर्फ ये माइनस dA/dt ऐसा नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे, ये माइनस dA/dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, बट व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, 1/2 माइनस dA/dt, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, LHS सेम है तो RHS ने तो सेम होना ही चाहिए, तो 1/2 माइनस dA/dt इज इक्वल टू क्या आएगा, K, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस dA इज इक्वल टू ट्वाइस K इंटू dt, am I right? ये 2 भी इधर जाएगा और dt भी इधर जाएगा, बराबर। अब ये इक्वेशन हमें 3 मिला है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन द गिवन लिमिट्स। तो जब टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 to t, then concentration changes from A0 to AT। तो इनिशियल लिमिट है कॉन्सेंट्रेशन का A0, फाइनल लिमिट है AT, टाइम का इनिशियल लिमिट है 0 और फाइनल लिमिट है T। तो मैं इस इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करूंगा, तो माइनस dA फ्रॉम A0 to AT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस K dt फ्रॉम 0 to T। अब आपको इंटीग्रेट करते आता है बच्चों, ये माइनस साइन हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dA फ्रॉम A0 to AT इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, नंबर है बाहर निकलेगा, K कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 to T, बराबर है। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, AT, ये माइनस साइन बाहर रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ dA कितना आता है, A आता है, A0 to AT, ट्वाइस के जैसा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ T dt कितना आता है, T आता है, 0 to T। अब इसमें हम वैल्यूज रखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन यहां जहां की ऐसी रहेगी, माइनस साइन जैसे वैसी, AT माइनस A0 इज इक्वल टू ट्वाइस K इंटू T माइनस 0,
मतलब हमें क्या मिलेगा, A0 माइनस AT इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, ट्वाइस KT, बराबर है। तो हम AT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A0 माइनस ट्वाइस KT। देखिए जरा इस इक्वेशन को, AT इज इक्वल टू क्या मिला, A0 माइनस ट्वाइस KT, A0 माइनस ट्वाइस KT मिला है। जब कोएफिशिएंट 1 था, जब रिएक्शन A गिव्स अ प्रोडक्ट थी, तो हमें इक्वेशन क्या मिला था, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT मिला था, बराबर है। अगर मैं यहां पे कोएफिशिएंट 3 रख दूंगा तो क्या होगा, यहां पे 1/3 माइनस DA/dt आएगा, तो यहां पे 1/3 माइनस DA/dt इक्वल टू K आएगा, तो इधर जाएगा तो ये 3 होगा। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इधर क्या आएगा, थ्राइस KDT, यहां पे क्या आएगा, 3 के बाहर आएगा, 3 के बाहर आएगा तो यहां पे मैं 3K लिखूंगा, यहां पे मैं 3K लिखूंगा, यहां पे मैं 3K लिखूंगा, यहां पे क्या आएगा 3K। मतलब जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट का वो K के साथ ही यहां पे आएगा। मतलब अगर रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर की इस प्रकार की है, n moles of A gives a product, n moles of A gives product, तो what is the formula for AT? AT is equal to A0 minus nk into T, बराबर है, where n is stoichiometric coefficient of A। बच्चों आपको समझ में आया? तो जब यहां पे A का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 होगा तो AT का फार्मूला होगा A0 माइनस 3KT, 2 होगा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो A0 माइनस ट्वाइस KT। तो इन जनरल हम n लेंगे, यहां पे n लेंगे तो क्या आएगा, A0 माइनस nKT आएगा। समझो ऐसी रिएक्शन है एक 5/2 A gives a product, तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t? तो AT का फार्मूला क्या आएगा, A0 माइनस 5/2 KT, बराबर है। तो इस तरह से हम इन जनरल फार्मूला लिखेंगे। इफ वी हैव गिवन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन which is not so simple, in which reactant is 1 but its stoichiometric coefficient is other than 1, तो जो भी होगा n वो K के साथ ही यहां पे जुड़ जाएगा। यहां पे 5/2 है, अब यहां पे 5/2 ये गिव्स प्रोडक्ट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो AT का फार्मूला क्या होगा, A0 माइनस 5/2 इंटू KT। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो इफ यू हैव जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n moles of A gives a product, then concentration of reactant left behind after time t is equal to क्या होगा, A0 माइनस n इंटू K इंटू T। तो आपको इस तरह से इक्वेशन लिखना पड़ेगा। हो सकता है आपको पूछा जाएगा which is the integrated rate law equation for following zero order reaction 5A gives a product। अब ऐसी रिएक्शन दी है और इसके लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पूछा है, तो अब आप फटाक से आंसर बता दोगे। क्या बता दोगे, AT इज इक्वल टू A0 माइनस 5KT। अब ये आंसर आपका बराबर आएगा, बराबर है। तो यहां पे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 वाला रिएक्शन दिया है पूरे सिलेबस में, लेकिन सवाल ऐसे भी पूछे जाएंगे हायर एग्जाम्स में, तो फिर आपको ये भी आना चाहिए। तो जब हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट होगा लेकिन उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अदर देन 1 होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, AT इज इक्वल टू A0 माइनस 5KT। तो ये इसका इक्वेशन है। इन जनरल n होगा तो फार्मूला क्या होगा, AT इज इक्वल टू A0 माइनस nKT। तो हमने क्या निकाला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t मिनट निकाला है। तो t मिनट के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बाकी बचा है वो हमने निकाला, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, A0 माइनस n इंटू K इंटू T आ गई। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। अब ऐसे रिएक्शन का टी हाफ क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, तो ऐसे केस में टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, टी हाफ का भी फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। तो समझो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, थ्राइस A गिव्स प्रोडक्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ तैयार करेंगे। तो हमें इस तरह का इक्वेशन मिला, AT इज इक्वल टू A0 माइनस थ्राइस K इंटू T एट T इक्वल टू T हाफ, एट T इज इक्वल टू T हाफ क्या होगा बच्चों, AT इज इक्वल टू A0/2 होगा, बराबर है। तो when time t becomes equal to T half, then what is the amount of reactant left behind, A0/2। तो मैं ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रखूंगा, AT की वैल्यू कितनी हो गई T हाफ पर, A0/2, बराबर है। ये A0 एज इट इज माइनस 3K इंटू T, बराबर है। तो मैंने AT के जगह पे क्या डाल दिया, A0/2 ये वैल्यू डाल दिया। अब मैं थ्राइस KT इधर लेता हूं और A0/2 इधर लेता हूं, तो A0/2 माइनस
सॉरी A0 माइनस A0/2 कितना आएगा? A0/2 आएगा। तो ऐसा लिख लेते हैं, जान दो, A0 माइनस A0/2, तो -3kT इधर गया तो प्लस हो गया, और प्लस A0/2 इधर हो गया तो माइनस हो गया। तो A0 माइनस A0/2 कितना आएगा बच्चों? तो देखो जरा इधर, तो थ्राइस KT, देखो जरा से इधर गौर से देखो, थ्राइस KT इज इक्वल टू A0/2। तो T के जगह पे T½ लिखना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे भूल गया, T के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? T½ आप मेरे जैसे भूलो मत, थ्राइस K इंटू T½ क्योंकि T इक्वल टू T½ है। तो T½ का फार्मूला क्या आएगा बच्चों? A0/2 इंटू 3K, बराबर है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो A0/6K आएगा। तो दिस इज द T½ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्शन इज ऑफ टाइप थ्राइस A गिव्स अ प्रोडक्ट, बराबर है। तो यहां पे T½ कितना आएगा? A0/6K आएगा। A0/6K ये T½ का फार्मूला रहेगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ टाइप थ्राइस A गिव्स प्रोडक्ट। अगर यहां पे 2A होता तो क्या आता? 2 इंटू 2K आता। 5 होता तो 2 इंटू 5K आता। 6 होता तो 2 इंटू 6K आता। मतलब यहां पे मैं इन जनरल लिख सकता हूं 2 इंटू N(k). तो इन जनरल अगर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे n होता तो यहां पे T½ का फार्मूला क्या आता? A0/2 इंटू N(k). समझ में आया बच्चों? तो यहां पे अगर n वैल्यू होती, यहां पे n नंबर ऑफ मतलब मोल्स होते, तो n के जहां जहां 3 दिखाई देगा वहां वहां आपको n करना पड़ेगा, बराबर है। तो यहां पे n रखना पड़ेगा, यहां पे n रखना पड़ेगा, N(k). अब आप T½ का फार्मूला निकालोगे N(k), तो T½ का फार्मूला निकालोगे तो यहां पे क्या आएगा? N(k) आएगा। तो इसलिए जब भी आपको रिएक्शन दी जाएगी 4A गिव्स अ प्रोडक्ट, R is equal to K into concentration of A to the power 0. 4A gives product and R is equal to K into A to the power 0. If initial concentration of reactant is A0, then find out T½ of reaction and concentration of reactant after time t. 4A gives product and rate of reaction is R is equal to K into A to the power 0, ये दिया हुआ है। If initial concentration of reactant is A0, then find out the T½ of reaction and concentration of reactant after time t. तो आपको concentration of reactant after time t यानी AT निकालना है। तो AT का फॉर्मूला क्या लिखोगे? A0 माइनस NKT। N की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो? AT इज इक्वल टू A0 माइनस 4KT, ये फटाक से निकाल सकते हो अब मालूम हुआ तो। एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर T½ ऑफ रिएक्शन? T½ ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होगा? A0/2 इंटू N(k). तो A0 अपॉन 2 इंटू N(k) कितना आएगा रे? 4K। तो क्या आएगा? A0/8K। तो ये T½ का फार्मूला होगा। अब देखो आप विद इन फ्रैक्शन आंसर निकाल पा रहे हो, तो आपको फटाफट ऐसी रिएक्शन पूछे गई तो फिर कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, फटाफट आप क्या करोगे? आंसर निकाल पाओगे, बराबर है। समझ में? तो ये रिएक्शन है। अब इसमें हमने सिर्फ क्या किया? रिएक्टेंट एक ही रखा था लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल दिया था। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट n है तो n के लिए AT का रिएक्शन क्या होगा? A0 माइनस NKT एंड T½ का फार्मूला क्या होगा? A0/2 N(k). अब समझो हमारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है लेकिन वहां पे एक से ज्यादा दो रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। समझ में आया बच्चों? ये आप ये वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ही आसान है ये। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे सवाल एम्स में, IIT JEE में पूछे गए हैं और जीरो ऑर्डर आपको है तो फिर ये आना चाहिए, ऐसे उनकी अपेक्षा भी है। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। आया तो बहुत ही अच्छा, नहीं आया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर समझो हमारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है लेकिन एक के बजाय यहां पे दो या उससे भी ज्यादा रिएक्टेंट है, तो ऐसे वक्त फिर रेट लॉ कैसे होगा? अब रेट लॉ कैसे होगा, किस प्रकार से हम T½ निकाल पाएंगे, तो ये भी एक देख लेते हैं और फिर यहाँ पे अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब कुछ भी पूछा तो आपको आ जाएगा।
ठीक है, समझो हमारी रिएक्शन है A प्लस ट्वाइस बी गिव्स अ प्रोडक्ट। रेट लॉ में तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं आते। एंड R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 0 है। फाइंड आउट T half of A and T half of B. Also find out concentration of A and B after time t। अब ये सवाल पूछा गया आपको कि A प्लस ट्वाइस बी गिव्स प्रोडक्ट एंड R इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 0 इंटू B टू द पावर 0। मतलब हमें पता चल गया कि रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिएक्टेंट। अब हमें पूछा गया कैलकुलेट द टी हाफ ऑफ ए एंड टी हाफ ऑफ बी। अब ए को देखिए जरा गौर से, ए का स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, A0 अपॉन 2 ऑफ एन के, बराबर है 2 ऑफ एन के। तो टी हाफ ऑफ ए मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा उसे, टी हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू A0 बाय ट्वाइस एन के। तो टी हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, A0 बाय 2K, क्योंकि n की वैल्यू 1 है फॉर A, बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AT ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर टाइम t क्या होगा, A0 माइनस NKT। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, A के लिए 1, तो A0 माइनस KT। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर टाइम t कितना है, A0 माइनस KT। अब ऐसा ही B के लिए करना है, तो B के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या आएगा, तो टी हाफ ऑफ B इज इक्वल टू क्या आएगा, B0 अपॉन ट्वाइस n ऑफ K। तो B0 एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है 2 एज इट इज, n की वैल्यू कितनी है 2 है B के लिए, तो फिर कितना आएगा ये B0 अपॉन 4 क्या आएगा। तो टी हाफ ऑफ B हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B कितना आएगा, B0 बाय 4 क्या आएगा। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B लेफ्ट बिहाइंड BT, तो यहां पे A के लिए AT लिखेंगे, A0 लिखेंगे, तो B के लिए BT लिखेंगे, B0 माइनस NKT, वेयर K इज द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। ये रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं होता, इसलिए K की वैल्यू A हो या B हो, K की वैल्यू K ही रहेगी। तो BT इज इक्वल टू कितना रहेगा, B0 माइनस N की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 इंटू K इंटू T। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B लेफ्ट आफ्टर टाइम t। तो आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा और नीचे ये होगा, तो वो फाइंड आउट टी हाफ ऑफ A एंड B एंड फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B। या तो ये सवाल पूछा जाएगा तो ये सवाल पूछा जाएगा, एट अ टाइम दोनों, मतलब सवाल लेंदी हो जाएगा। तो टी हाफ ऑफ A एंड टी हाफ ऑफ B, तो आप फटाक से इस तरह से कैलकुलेशन करके टी हाफ ऑफ A एंड टी हाफ ऑफ B निकाल सकते हो, या फिर AT एंड BT पूछा तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के हमने टाइप्स देखे। पहली देखी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओनली वन रिएक्टेंट विथ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। दूसरी देखी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ ओनली वन रिएक्टेंट एंड स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट n। तीसरी देखी थी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ 2 और मोर रिएक्टेंट विथ डिफरेंट स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट भी रहे तो हमारा फंडा तो वही रहेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, AT BT की टी हाफ ऑफ A टी हाफ ऑफ B की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां तक समझ में आया? आप ये वीडियो लेक्चर गौर से देखिएगा, बार बार रिवाइज करके देखिएगा। अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।